चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। और जो हमने बात आपसे कही थी पिछले एपिसोड में, कि एक टर्म हमें डिफाइन करना है जो कहलाता है क्या, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी शब्द का जो यूज किया जाएगा वो सिर्फ है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये और किसी टाइप की रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी शब्द का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। डिफाइंड कैसे होती है, एक थ्योरेटिकल टर्म है। ठीक है। कैसे डिफाइंड होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट टेक पार्ट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसे भी ये डेफिनेशन आती है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी बोला जाता है कि इट इज इक्वल टू द इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। या तो ये डेफिनेशन पकड़ लो या ये वाली डेफिनेशन पकड़ लो। ठीक है। क्या मतलब है, अभी समझाता हूं मैं इसको। मॉलिक्यूलरिटी जैसा हमने कहा एक थ्योरेटिकल टर्म है। जैसे मैंने कह दिया ए आपका कहीं प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, या आपका 2A कहीं पर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, या A+2B ऐसा लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है। इन सब में यदि मैं आपसे ये कहूं कि क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू, तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपली डिफाइंड कैसे होती है, थ्योरेटिकल टर्म है जो डिफाइंड होता है इसके अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इसके अंदर ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है। इसके अंदर कितने भाग ले रहे हैं, इसके अंदर कितने भाग ले रहे हैं, इसके अंदर कितने भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। यानी ये जो रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2। ये है यूनिमॉलिक्यूलर या मोनोमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलर। ट्राई और टरमॉलिक्यूलर। ठीक है ना। ये मोनो, बाई और ये टरमॉलिक्यूलर। ठीक है। तो ये है आपका मॉलिक्यूलरिटी की कहानी। अब जरा देखो यहां पर पहली बात क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन है ऐसी, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लो ये आपका टूट रहा है, ये हमने कह दिया आपको, ये बता दिया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। ठीक है। जैसे आपसे मैंने कह दिया A2A+B, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया एक्सेस में है, इसको मैंने कह दिया एक्सेस में है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी। देखो ये मान लो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा सा। अगर मैंने इसमें पूछा कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और उसमें मैंने पूछा इसका ऑर्डर कितना होगा,
तो जो चीज एक्सेस में है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। मतलब और एलिमेंट्री है तो ये चढ़ेगी पावर के ऊपर, यानी ऑर्डर कितना होगा, 2। लेकिन एक्सेस में होने पर भी ये रिएक्शन बिना बी के संभव नहीं है कि हो जाए। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है तो ये मॉलिक्यूलरिटी भी 3 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा कि जब कभी भी आपका कुछ ऐसी चीज दे दी जाए, जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि ए है, ठीक है, और या ठीक है, इसको आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी है मॉलिक्यूलरिटी की। मैं जो बात कहने वाला था मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखा यह जाता है देखा यह जाता है कि यदि हम किसी रिएक्शन में बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा के केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो रेयर होती चली जाती है। ये आपकी रिएक्शन जिनमें 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी होगी, 3 मॉलिक्यूलरिटी चलता है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आपकी रिएक्शंस जो हैं वो रेयर होती चली जाती हैं। ये आपकी रिएक्शंस जनरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऐसी रिएक्शन अगर एलिमेंट्री हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, ये चीज रेयर हो जाती है। अब देखिए, इसके लिए आपको दूसरी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है, आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। देखो बच्चों, यदि हमने A प्लस बी आपसे कहा कि ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्शन इसके अंदर कैसे होनी चाहिए, ए और बी के मॉलिक्यूल जब सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएं तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कहीं मॉलिक्यूलरिटी मान लो 3 है, इसी में ये M2 के बारे में बात कर रहा हूं। मान लो यहां 2 होता तो क्या होता, 2 ए के मॉलिक्यूल एक बी के मॉलिक्यूल के साथ एक ही समय पर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। और ये चीज अब आगे बढ़ोगे ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है ना, कहीं पर दो गाड़ियां टकरा रही हैं एक समय पर, ये केस आपको शहर में देखने को बहुत मिल जाएगा। 3 गाड़ियां एक साथ आकर एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, रेयर होगा। सबके सब लोग एक साथ आके एक ही समय पर एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा टकरा जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, इसीलिए ये टर्म बोला जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा जो होती है वो रेयर होती है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। यहां पर मैं जो आगे बात बोलने वाला हूं वो बात है कि रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, वैसे ये जो चीजें हैं ना ये केमिस्ट्री में नहीं है, इसकी डिटेलिंग आप करोगे फिजिक्स में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होगे। लेकिन चूंकि एनटीए ने एक पेपर में दे दिया था तो मैंने कहा कि चलो इसको भी मैं आपको बता दूं। यहां मैं बात करने वाला हूं राइटिंग रेट एक्सप्रेशन। रेट के एक्सप्रेशन को जरा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक रिएक्शन ए है, देखते चलना, ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहां पर मैं आपको कुछ खास बात बता दूं, इन रेट एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए मैंने दो आपको एजम्पशन लेने पड़ते हैं कि ये जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, पहला एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन का दूसरा पॉइंट ये है कि एरो के ऊपर जो के लिखा जाएगा वो के होगा रेट ऑफ रिएक्शन। एरो के ऊपर
जो रेट लिखा जाएगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो अजम्पशन अपने दिमाग में रखने हैं इन रेट एक्सप्रेशन को लिखने से पहले। जैसे ये एक इक्वेशन दी गई है, कुछ तो बहुत आसान है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू बराबर होगा किसके, डी बी डिवाइड बाई डी टी के, बराबर ये क्या होगा, के टाइम्स ए के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, मान लो यही मैंने आपको इसका दूसरा केस दिया होता, सेकंड केस। सेकंड केस है 2a यहां के, और ये कन्वर्ट हो रहा है b में। आपको बताना है माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी क्या होगा, और और प्लस डी बी डिवाइड बाई डी टी क्या होगा। तो अपन बता सकते हैं, जो हम लोग ने पहले सीखा है कि इसके रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी या डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के ए। अब हमने कहा ये कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी जो है सीधे सीधे पावर आपको चढ़ा देनी है। अब तक ऐसा नहीं करते थे, लेकिन हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है तो आप इनको क्या कहते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हो। ठीक है, मान लो यहां किसी ने यूनिट दे दी हो कि यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, यूनिट सेकंड इनवर्स दे दियो या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कह दिया तो 1 कर देंगे। यानी यहां पर यदि मैं डी ए डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू लिखूं तो ये वैल्यू इस केस में हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 2k। ये हमने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन है 1/2। अब हम यहां सारे कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है ना, इन एक्सप्रेशन में अगर कोई आ जाए एक्सप्रेशन लिखो तो ये हो जाएगा 2k ए का स्क्वायर। समझ में आया, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी ए डिवाइड बाई डी टी। अच्छा ये बताओ डीबी डिवाइड बाई डी टी की क्या वैल्यू होगी, क्या ये 2 आएगा, क्या ये 2 आएगा, नहीं आएगा। देखो डीबी डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, के ए का स्क्वायर। तो इस टाइप की चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं, तो इनको जरा बड़ा ध्यान से देखिए। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए रिएक्शन रिवर्सिबल है, ए आपका प्रोडक्ट में जा रहा है और बी आपका रिएक्टेंट में जा रहा है, के एफ दिया हुआ है और के बी भी दिया हुआ है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन कह दिया जाएगा कि फाइंड माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, या कह दिया जाएगा फाइंड, और ये कह दिया जाएगा फाइंड डी बी डिवाइड बाई डी टी, ऐसा कुछ इस एक्सप्रेशन में। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपको करना क्या होगा, देखो बच्चों, इसमें इधर उधर का ड्रामा लगाने से पहले जो मैं जैसे कह रहा हूं ना वैसे करिएगा। देखो ये रिएक्शन के एफ के बी दिया है, फॉरवर्ड का जरा रेट देख लेते हैं, फॉरवर्ड वाली बात कर लेते हैं जो हमने पहले करी थी, नीचे वाले को भूल जाओ। तो फॉरवर्ड में क्या है, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, ये, या इसी को हम कह देंगे, अभी नीचे वाले को भूल जाओ, फॉरवर्ड डी ए डिवाइड ए का घटना या बी का बनना बराबर होगा के एफ इंटू ए के। एक ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, फिर आप बैक साइड को आ जाओ, इधर से इधर चलने लग जाओ, अब इसको भूल जाओ, यानी माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी, बी का घटना, अब हम बैक साइड से चल रहे हैं, या ए का बनना, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या वैल्यू लिखते हो, के एफ इंटू रिएक्टेंट, इधर से देखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, के बी इंटू इस वक्त का रिएक्टेंट, यानी ये के बी इंटू बी। ये समझ में आया, एक बार फॉरवर्ड से देख लिया, एक बार बैकवर्ड से देख लिया। अब देखो क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू, कि ये क्या होगी। तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी का मतलब क्या है, इस चीज को निकालना है। तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, के एफ इंटू ए। यानी मान लो ये आपका 10 से घट रहा है और इधर ये 2 से बन रहा है, इधर ये 2 से बन रहा है, तो कितने से घट रहा होगा, दिस -2
नहीं आया समझ में। मैं कह रहा हूं कि इस रिएक्शन में ऐसा सोचो, इस रिएक्शन में ऐसा सोचो कि ये आपका ए जो है, ए जो है वो ए जो है वो मान लो इसमें फॉरवर्ड जाने में 10 यूनिट से कम हो रहा है, और जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है तो ये 2 यूनिट से बढ़ रहा है, तो नेट में ये डिक्रीज ही हुआ ना, कितने यूनिट से, 8 यूनिट से डिक्रीज हुआ। तो हम इसको कह रहे हैं कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के एफ इंटू ए। इसको इससे तुमने क्या किया था, माइनस किया था, माइनस के बी इंटू बी। या ऐसा सोच लो, माइनस निकालना है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बैठा लो, माइनस निकालना है ना, इसका माइनस ये है, हमको इससे भी माइनस ही चाहिए होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये है बी के, ए के घटने का रेट। सिमिलरली यदि हम बात करें बी के बनने के रेट की, डीबी डिवाइड बाई डी टी, तो क्या होगा, एक सेकंड, मैंने यहां गड़बड़ कर दी है, माइनस नहीं होगा, हाँ ठीक है ना, सही है। डीबी डिवाइड बाई डी टी के बनने का रेट वो क्या होगा, के एफ इंटू ए, यहां से लिया, इधर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, के बी इंटू बी। जाहिर सी बात है, जिस रेट से ए घट रहा होगा उसी रेट से तो बी बन रहा होगा, दोनों को कोफिशिएंट तो कैसे हैं, सेम है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, और आगे चलते हैं, जरा देखना, यही आते हैं, ऐसे ही आ जाएगा तो पूछा जाएगा बताओ इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर थोड़ा सा वो नौटंकी कर सकते हैं, जैसे कह दिया उन्होंने 2a, और यहां कह दिया फिर से के एफ, के बी, और कह दिया 3b, और फिर से क्वेश्चन यही पूछ लिया, फाइंड माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी और डी बी डिवाइड बाई डी टी, और आपसे कहा बताइए क्या वैल्यूज होंगी इनके टर्म में। ठीक है, तो पहले एक बार आप ट्राई करो, फिर देखना मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने कहा पहले मैं नौटंकी नहीं करूंगा, पहले मैं फॉरवर्ड को ध्यान दूंगा और इसके लिए लिख लूंगा। तो -1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के एफ ए की पावर स्क्वायर। एलिमेंट्री रिएक्शन चल रही, पहला ये दिमाग में सेट कर लूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे बनाने में। फिर मैं बैकवर्ड आऊंगा, बैकवर्ड में बी घट रहा है 1/3 डी बी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है 1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के बी, और बी का कर दूंगा क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब मुझे लिखना है क्या, फिर से माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, कुछ नहीं, यहां से सोचना चालू करूंगा मैं। यहां ये माइनस ही है, इसको ऐसे रख दूं, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाई के एफ, ए का आ जाएगा स्क्वायर। यहां भी मुझे क्या चाहिए, माइनस ऑफ डी ए डिवाइड बाई डी टी, यानी -2 के बी इंटू बी का, सॉरी इधर क्यूब होगा ना, बी का क्यूब, ये होगी वैल्यू। समझ में आई मेरी बात, ये होगा डी ए डिवाइड बाई डी टी का आंसर। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए डी बी डिवाइड बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से, डी बी डिवाइड बाई डी टी यानी 3 kf इंटू ए का स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 3 के बी का क्यूब। समझ में आया? तो ऐसे वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपसे और कहेंगे कि बताओ क्या होगा, और यदा कदा वो ये ड्रामा कर देंगे, इसी इक्वेशन में वो ये कह देंगे, इसी क्वेश्चन में वो ये ड्रामा भी कर सकते हैं कि 2a गिव 3b kf इक्वल टू
कुछ तो भी 0.1 सेकेंड इनवर्स के बी इक्वल टू 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे कर सकते हैं। और फिर वो आपसे कहेंगे कि फाइंड डीए डिवाइड बाई डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो चीजें 2 और 3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है कितना, ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इधर कितना है, ये आपका है 1 - n, यानी ये है आपका कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चेक करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब अब हमारा एक्सप्रेशन बच्चों पता है क्या आ जाएगा, ये जो पावर्स है ना इन पे ही आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 kf, ए के रिस्पेक्ट में तो ए ही आ जाएगा, और चूंकि बी के रिस्पेक्ट में जीरो है ना, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। dB डिवाइड बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3kf और ए, और इधर वाला टर्म कैसा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, कैसी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, नहीं नहीं जीरो ऑर्डर है तो 1 होगा ना, सॉरी, जीरो ऑर्डर है तो ऑर्डर जीरो करोगे तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, -2 kb -3 kb, क्योंकि पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, 1 हो जाएगा ना, तो ये आएंगे इसके एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लो एक्सप्रेशन ऐसे दी जाती, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पर इस तरह की रिएक्शंस का आपको फिर रेट वेट और ये सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मेंस में आया था, वो भी अभी एनटीए वालों ने अलग से, ऑफिशियल वालों ने जो एनटीए अभ्यास वाले ऐप पर दिया था उनमें दे दिया था, इसलिए अपन देख रहे हैं। मान लो ये है, ए आपका बी में जा रहा है और बी आपका सी में जा रहा है। ठीक है, और फिर से आपसे पूछ लिया गया कि आप फाइंड करिए -dA डिवाइड बाई डी टी, और फाइंड करिए कुछ dB डिवाइड बाई डी टी, और फाइंड करिए DC डिवाइड बाई डी टी। कर सकते हैं, चेक करो जरा सा, पहले वाली एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन से, हमने कहा ना इस तरह से चलोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना एक आध चीजें जरूर गड़बड़ कर दोगे। दिस इक्वल टू dB डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू K1 टाइम्स ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दूसरे वाली एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं, dB डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू DC डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू K2 इंटू बी। बड़ा मजेदार है ये, देखो कुछ भी नहीं करना, तो हमें क्या चीज की एक्सप्रेशन लिखनी है, dA डिवाइड बाई डी टी की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो dA डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा K1A, और तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे सीधे dA डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू ये हो गई। DC डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी K2B। ठीक, अब बात करते हैं dB डिवाइड बाई डी टी की, तो dB डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी K1A माइनस ऑफ K2B। ठीक, बस एक लास्ट केस और देख लो, नहीं एक आध और देख लेते, चलो एक लास्ट केस पर हम और बात करते हैं। मान लो कि कुछ ऐसा हो कि ए आपका जा रहा हो मान लो बी में, के एफ के बी, ठीक है, के एफ के बी बी में, ठीक है, और बी आपका टूट रहा है K2 से मान लो सी में। ठीक है, अब फिर से कहा गया वही चीज, बताओ कि क्या होगा, अलग अलग टर्म,
dA डिवाइड बाई dt क्या होगा, या बताओ कि dB डिवाइड बाई dt क्या होगा, या dC डिवाइड बाई dt क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये पता करने के लिए कहा गया। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर भी यदि हम सोचें तो पहले वाली एक्सप्रेशन बना लो। मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसे चलोगे जो मैं बता रहा हूं तो टेंशन नहीं होगी। यहां क्या हो जाएगा, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के एफ ए, ये इस एक्सप्रेशन से आ गया, के एफ इंटू ए आ गया। अच्छा, बैकवर्ड चल लेते हैं, इसी में ही अभी बैकवर्ड चलना है। बैकवर्ड चलने में इधर से सोचना चालू करो, तो इधर से सोचेंगे तो माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के बी इंटू बी, ये इसके लिए आ गया। और नीचे वाली एक्सप्रेशन के लिए तो बहुत आसान, माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के टू इंटू बी। ठीक है ना, आसान है बच्चों, एक सवाल आ गया तो क्या फायदा ही फायदा है। ठीक है, अब हमें पता करना है डी ए डिवाइड बाई डी टी, तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, जरा देखो, के एफ इंटू ए, इधर माइनस यानी ये हो जाएगा के बी इंटू बी, ये इसका आ गया। ठीक है, अच्छा बी के बारे में पता करते, पहले सी के बारे में पता कर लेते हैं। तो सी के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, यही हो गया सिर्फ, और तो सी है ही नहीं कहीं। अब बात करते हैं बी के बारे में। ठीक है, तो बी का फॉर्म होना है तो यहां से देख लो, डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी माइनस के टू इंटू बी। चेक करो जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज लास्ट और देख लेते हैं। हो सकता है, हमने कहा ना ये डिटेलिंग आपको फिजिक्स में आएगी, लेकिन एक बार सुन लोगे तो वहां पर थोड़ा फील रहेगा कि पढ़ा पढ़ा सा है। ए आपका बी और सी में चेंज हो रहा है, ये K1 ये K2 इनके दिए गए। फिर से कहा गया फाइंड माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, या वही सारी चीजें। तो इस एक्सप्रेशन में आपको यदि डी ए डिवाइड बाई डी टी या डी बी डिवाइड बाई डी टी या डी सी डिवाइड बाई डी टी ये पूछा जा रहा है, तो कैसे सोचोगे, अलग अलग, जैसे हमने रिवर्सिबल के लिए सोचना चालू किया ना, वैसे अलग अलग। ऊपर वाले को देखना, पहले ऊपर वाले को देखना, तो ऊपर वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से पहले दिमाग चला लेना अपना। माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए, आया समझ में। अच्छा, अब दूसरे वाले के हिसाब से चला लेना, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू K2 इंटू ए। ठीक है, अच्छा अब माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी क्या होगा, तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा K1 ए प्लस K2 ए। समझ आ गया। अच्छा, आप मुझे जरा सा एक बार इसको बताओ, जरा सा मैं देखूं जरा सा इन सारी चीजों को आप कैसे सीखे हो। 2a इधर जा रहा है, कुछ क्या कर लूं, 3b इसमें जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है 4c। ठीक, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फाइंड, फिर से फाइंड करना है आपको, फाइंड माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, सिर्फ एक वैल्यू, इसको बताओ कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, जल्दी से देखो, बहुत आसान है बच्चों। अच्छा, यहां मैं नोट करके एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं। देखो बच्चों, हो सकता है कि आपको कभी सवाल ऐसा मिल जाए कि एक रिएक्शन ऐसी हो रही है
जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से चीजें डिके नहीं कर रही हैं बल्कि उनमें ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कहीं बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, जैसे कर्ड बनना, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है और वो ग्रोथ जो है, मान लो वो कभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही हो, तो आप क्या इसका रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन मन में सोच सकते हैं? तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर से ग्रो कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, मान लो ये ए है, तो अब की बस क्या हो जाएगा, डी ए डिवाइड बाई डी टी, माइनस नहीं आएगा, अब ये ग्रो कर रहा है, इक्वल टू के फर्स्ट ऑर्डर, तो ये ए हो जाएगा। जरा फिर से जरा इंटीग्रेट करेंगे हम, तो अब की पता है क्या वैल्यू आ जाएगी, जरा इंटीग्रेट करो, तो यहां पर के बराबर आ जाएगा 1/t ln, ऊपर आ जाएगा ए, क्योंकि ए क्या है, ए टी, जो अब एक जनरल टाइम में बढ़ रहा है, अपॉन ए नॉट, बस ये अंतर रहेगा। और अब टाइम जो होगा ना, वो टी हाफ नहीं होगा, वो होगा टी जेन, मतलब जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होगा, जब वो रिएक्टेंट अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डबल हो जाए। तो अभी अगर ये वैल्यू हम कहेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/k, यहां पर टी जेन रख लेते हैं, ln, ये आ जाएगा 2a0/a0, यानी जनरेशन टाइम वही होगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, 0.693/k। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको भी निपटाओ जल्दी से। अब बस इसके अंदर एक आर्टिकल बचा हुआ है, एक आध वीडियो में वो खत्म हो जाएगा तो ये टॉपिक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसको देखिए।